हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, अच्छी बात है, अच्छे ही रहना है सबको। आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे 4th यूनिट, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। वैसे तो विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है, जिसकी मदद से आप अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हम आपको विद्या क्वेश्चन बैंक के द्वारा बता दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आप इन्हें यदि तैयार करते हैं तो आप अपनी परसेंटेज अवश्य ही इम्प्रूव कर सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक में ये जो आपकी 4th यूनिट होती है, 4th यूनिट रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में से बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं तो आप अपने 5 नंबर इस यूनिट से आराम से ला सकते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, तापीय गुणांक क्या है? तापीय गुणांक क्या है? अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए। तापीय गुणांक, जब दो तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है तो उसे बोलते हैं ताप गुणांक। तापीय गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। जब दो तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा, वह ताप हमारा तापीय गुणांक कहलाता है। जैसे T = 10 डिग्री सेल्सियस, T1 T2 = 20 डिग्री सेल्सियस। तो ताप T1 और ताप T2 में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। एक बात नोट करने की है इसमें, यह मान 2 और 3 के मध्य में होता है। तापीय गुणांक का जो हमारा मान आता है, तापीय गुणांक का मान हमारा हमेशा 2 और 3 के बीच में ही आएगा। जैसे T1 = 10 डिग्री सेल्सियस, T2 = 20 डिग्री सेल्सियस। तो यदि तापीय गुणांक ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20/10 = 2। आया समझ में? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर को तापीय गुणांक कहते हैं। जब दो भिन्न तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा तो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यूनिट मात्रक ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखेंगे, माना कोई अभिक्रिया है हमारी A, अभिकारक से P उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अभिकारक उत्पाद, ठीक है। A अभिकारक अभिक्रिया करके P उत्पाद का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर निकालेंगे। अभिक्रिया दर को डिनोट करते हैं R से। R समानुपाती होती है हमारी अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या है यहाँ? A। अभिकारक की सांद्रता ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे, अभिकारक A की सांद्रता। तो R = इस चिन्ह को हटाने के लिए लगाएंगे K होता है नियतांक, तो ये हो जाएगा हमारा A। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है, तो वेग स्थिरांक की इकाई ये हमारा प्रथम कोटि का व्यंजक आ गया। R = K, A की सांद्रता। K का मान ज्ञात करना है तो K = R/A। और हमें पता है R का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अपॉन अभिकारक A की सांद्रता। अभिकारक A, इसका मात्रक होता है अभिकारक का मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर खत्म, = क्या आ जाएगा? 1/100
सेकंड इनवर्स यानी कि समय इनवर्स, इसमें हम सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं या घंटा भी, जो हमें दिया होगा। तो इजिकल टू सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक आ जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स या समय इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ दिया हुआ है। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जितने समय में पदार्थ की मात्रा उसकी प्रारंभिक मात्रा के आधी रह जाती है, वह समय उसका अर्धायुकाल कहलाता है। माना कोई पदार्थ है हमारा A, इजिकल टू 10 ग्राम, A इजिकल टू 10 ग्राम, A की मात्रा हमें दी हुई है 10 ग्राम। यदि 5 सेकंड या 5 मिनट में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता घटकर 5 ग्राम हो जाती है, तो यह समय इसके लिए अर्ध आयुकाल होगा 5 मिनट, यानी कि टी हाफ इजिकल टू 5 मिनट। जितने समय में पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाती है, वह समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक होता है K इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इसमें हम देखेंगे T समय है, A पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स टी समय बाद, पदार्थ की सांद्रता। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? वेग स्थिरांक की गणना करनी है, K का मान ज्ञात करना है। T इजिकल टू हमारा दिया है T यानी कि T हाफ अर्धायुकाल इजिकल टू 50 सेकंड टी हाफ दिया हुआ है। A प्रारंभिक सांद्रता, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें टी हाफ इजिकल टू 0.6932 अपॉन K, या K इजिकल टू अर्धायुकाल का फॉर्मूला है टी हाफ इजिकल टू 0.6932 अपॉन K। तो K इजिकल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। K का मान ज्ञात करना है 0.6932 अपॉन टी हाफ का मान कितना है? 50 सेकंड अपॉन 50, या K इजिकल टू 6.932 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो K इजिकल टू 6.932 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2। जब इसे डिवाइड करेंगे हम, इजिकल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 सेकंड में समय दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। इस फॉर्मूले से प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे टी हाफ इजिकल टू
0.692 अपॉन के को इधर ले जाएंगे, फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0.692 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का मान हमें कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है 50 सेकंड। मान रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक होता है। ये इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारा टी हाफ दे रखा है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा देते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं, जिससे कि आपकी परसेंटेज और ज़्यादा अधिक अच्छी हो सके। तो ये क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। आणविकता, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा सेकंड। आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों ही अलग अलग होती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिकारक पद की सांद्रता की घात पर निर्भर करती है। यदि कोई अभिकारक A है, A की सांद्रता की घात 1 है तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। अभिकारक A 0, अभिकारक तो अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। लेकिन जो आणविकता होती है अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में जितने भी अणु भाग लेंगे उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे A अभिकारक प्लस A अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद बना P, तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो 2 होगी। इसमें हम देखेंगे नंबर 1, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी अभिक्रिया की आणविकता, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो हमारी 1/2, 2/3, 3/5 भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर 2, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं होगी। अगर अभिक्रिया की आणविकता 0 होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में हमेशा 1, 2, 3 अणु अवश्य भाग लेते हैं। जब अभिकारक होगा तभी उत्पाद प्राप्त होगा। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि जो आणविकता होती है वो अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाती है। ये अभी बताया था, अभिक्रिया जो कोटि होती है वो हमारी 4 प्रकार की होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। नंबर 3, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अभिक्रिया की जो आणविकता और कोटि होती हैं, आणविकता और कोटि, इनका मान समान भी हो सकता है और हमारा भिन्न भी हो सकता है। नंबर 4, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। ये तुम्हें अभी बताया था पहले ही। किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में जितने अणु भाग लेंगे वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाएंगे। उस पद की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। सांद्रता पद की घात, अभिकारक के सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। नंबर 5,
अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रियाविधि द्वारा करते हैं। आणविकता की व्याख्या क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाकर की जा सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। अभिक्रिया की कोटि को क्रियाविधि द्वारा नहीं बता सकते। अगला इसमें एक क्वेश्चन और दिया था आपका, N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की कोटि, अपघटन का मतलब होता है टूटना। N2O5 के तापीय अपघटन की अभिक्रिया ये होगी हमारी 2N2O5 से हमारा मिल जाएगा 4NO2 प्लस O2 के लिए प्रयोगों द्वारा निर्धारित नियम निम्नलिखित है। इसमें हम देख सकते हैं अभिक्रिया दर 2N2O5 की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो N2O5 के अपघटन से हमारा प्राप्त होता है 4NO2 प्लस O2। तो इस अभिक्रिया में N2O5 अभिक्रिया की दर निर्धारित करेगा। इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो N2O5 पर निर्भर करेगी। तो अभिक्रिया दर इजिकल टू हो जाएगा हमारा R समानुपाती N2O5 या R इजिकल टू K N2O5। दर नियम में N2O5 की सांद्रता की घात 1 है। सांद्रता की घात 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1 होगी। अतः N2O5 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी N2O5 के जो अपघटन की अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि सांद्रता पद की जो घात होती है वो 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया का मतलब होता है जो अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया जो अभिक्रिया देखने पे द्वितीय कोटि की लगती है लेकिन वास्तव में अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है। जो अभिक्रिया की दर होती है वो केवल एक अणु पर निर्भर करती है। वे अभिक्रियाएं आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, यानी कि जिसकी कोटि एक सांद्रता पद यानी कि केवल अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करती है, वो हमारी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन देखने में यदि हम देखते हैं तो अभिक्रिया में वास्तव में 2 पद भाग लेते हैं, जैसे 1 और 2 अणु। लेकिन ये क्या है, अभिक्रिया की जो दर है वो केवल सुक्रोज पे निर्भर करेगी, तो इसलिए ये होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया। परंतु आणविकता 1 न हो, अभिक्रिया की कोटि 1 होगी लेकिन आणविकता 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि 2 होगी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं की कोटि 1 होती है और आणविकता 1 से ज़्यादा होती है वे अभिक्रियाएं आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें हमारे 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक सुक्रोज और एक जल। तो ये कितनी होनी चाहिए? अभिक्रिया की कोटि होनी चाहिए 2, यानी कि एक सुक्रोज एक जल। इसके अपघटन से हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6 और फ्रक्टोज का C6H12O6। लेकिन क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक में हमारा कीटोनिक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और एक में होता है एल्डिहाइड समूह CHO। दोनों में ये अंतर होता है। ग्लूकोज में हमारा C डबल बॉन्ड O मिलता है और हमारा जो फ्रक्टोज है उसमें हमारा CHO समूह उपस्थित होता है। सेकंड उदाहरण है इसका हमारा, एथिल एसीटेट
CH3COOH CH3 एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर हमारा प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, और मैथिल एल्कोहल CH3OH मैथिल एल्कोहल। इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि एक है क्योंकि दोनों ही अभिक्रियाओं की जो दर है वो केवल सुक्रोज और हमारा मैथिल एसीटेट पर निर्भर करेगा। ये मैथिल एसीटेट है और ये हमारा सुक्रोज है। जल पर इनकी कोटि निर्भर नहीं करेगी क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया की कोटि भी केवल इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगी, मैथिल एसीटेट और सुक्रोज। जबकि अभिक्रिया की आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एकअणुक अभिक्रिया है। आणविकता कैसे 2 होगी? 1 और 1 2, दोनों भाग ले रहे, 1 और 1 2, दोनों भाग ले रहे इसमें भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी हुई है, इसमें हमारा अर्धायुकाल दे रखा है 60 मिनट। ये तुम्हें बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का जो मात्रक होता है वो हमारा वो होता है समय इनवर्स, यानी कि मिनट में भी दिया हो सकता है समय, सेकंड में भी दिया हो सकता है और घंटे में भी दिया हो सकता है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? तो इसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें निकालना है समय। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले वेग स्थिरांक का मान पता होना चाहिए। तो वेग स्थिरांक का मान पता करने के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि k = 0.6932/T। तो T क्या है हमारा? T = T½ और = 60 मिनट। T½ हमारा 60 मिनट है तो k का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल वाला। तो इसमें T½ ले लेंगे यहाँ, तो k = 0.6932/60 कितना आ जाएगा? बोलो बेटा, सही है, 0.0, ठीक है, 1155। चलो इतने रहने देंगे, क्या हो जाएगा? मिनट। (0.0115 मिनट क्या? इनवर्स। अब हमारे पास k का मान हमें पता चल गया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम कितने समय में। अब हमें समय निकालना है। T = 2.303/k log base 10 A/A-x। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में भी बताया था। k का मान हमारे पास है कितना है? k = 0.0115 T ज्ञात करना है। प्रारंभिक सांद्रता, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता A = 100। कोई भी पदार्थ स्टार्टिंग में अपने आप में पूरा 100% होता है। कितना विघटित हो रहा है? 90%, यानी कि A-x = कितना हो जाएगा? 100 - 90। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो फॉर्मूले में जब मान रखेंगे T = 2.303/k
log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मान रख देंगे 0.0115, 2.303 अपॉन 0.01155 log base 10, 100 अपॉन 100 माइनस 19, कितना हो जाएगा 10, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.01155, और log बेस 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो ये कितना हो गया हमारा 1, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 से, 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इतना ही रहेगा 2.303 अपॉन डिवाइड कर दो 0.0115, कितना आ गया 199, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आएगा क्या, में मिनट दिए हुई है तो मिनट में ही आएगा। थैंक यू।